हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि सबसे क्लियर है कि पूंजी का निर्माण अगर एक साधारण शब्दों में परिभाषा में समझे तो कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में अतिरिक्त भौतिक संपत्ति तथा अतिरिक्त क्षमता निर्माण को पूंजी निर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आज 28 मई 2025 है, तो 28 मई 2024 को सपोज हमने कोई मशीन खरीदी थी, वो 100 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, आज एक साल बाद 28 मई 2025 को वही जो 100 करोड़ की मशीन थी उसका रेट 140 करोड़ रुपए हो गया। तो जो 40 करोड़ रुपए बढ़ गए इन एक साल की अवधि में, यही आपका पूंजी निर्माण है। यानी 100 करोड़ से 140 करोड़ जो हुए, ये आपका पूंजी निर्माण है। तो अतिरिक्त कितना बढ़ा? 40 करोड़। ठीक है, पूंजी निर्माण दो प्रकार का होता है। पहला, पूंजी का जो निर्माण है वो दो प्रकार से होता है। पहला भौतिक पूंजी निर्माण और एक होता है मानव पूंजी निर्माण। भौतिक पूंजी निर्माण क्या होता है? भौतिक पूंजी निर्माण का संबंध मुख्यतः भौतिक परिसंपत्तियों से होता है, जैसे सड़क, रेलवे, जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो दृश्य है, जो गोचर है, इसको आप छू सकते हैं। अगर इसको परिभाषा में कहें तो एक निश्चित समय अवधि में अतिरिक्त भौतिक संपत्ति का निर्माण क्या होता है? आपका भौतिक पूंजी निर्माण होता है। इसमें मूल ह्रास होता है। मूल ह्रास का मतलब होता है कि जैसे वर्ड से क्लियर है कि मूल ह्रास मतलब किसी भी चीज या किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी आना। ह्रास मतलब कमी आना। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे आपने कोई सोने की चेन खरीदी, ठीक है, स्वर्णकार से। अब आप कुछ समय बाद जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई मैंने इतने की चेन खरीदी थी, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, अपनी चेन रख लो। ठीक है, लेकिन वो आपको वो पैसे नहीं देगा जिस पैसे में, भले वो रेट वही चल रहा हो जिस पैसे में आपने उससे खरीदा हो। चाहे क्यों? क्योंकि आपसे वो बट्टा काटेगा स्वर्णकार। ठीक है, तो मूल ह्रास का मतलब होता है किसी भी वस्तु के टूट फूट या घिसावट के कारण उसके मूल्य में जो ह्रास होता है उसको मूल ह्रास बोलते हैं। तो अब हम शुद्ध या निवल कैसे निकालेंगे अपना? तो शुद्ध निवल या नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सकल में मूल ह्रास को घटा देते हैं। ठीक है, तो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी शुद्ध निवल निकालने के लिए क्या करते हैं? शुद्ध निवल इक्वल टू सकल में मूल ह्रास को घटा देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। ये अमूर्त होता है, अदृश्य होता है और अगोचर होता है। यानी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मानव में पूंजी निर्माण, मानव का पूंजी क्या है? उसका ज्ञान, उसका कौशल, उसकी क्षमता। यानी किसी भी देश की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका ज्ञान, कौशल और क्षमता में जो विकास होता है, जो निर्माण होता है, जो सृजन होता है, उसमें जो वृद्धि होती है, वो वहाँ के लोगों की पूंजी निर्माण है। मानव की वो पूंजी निर्माण है। तो क्या मानव का जो पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण है, क्या इसमें भी मूल ह्रास होता है? जी हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं और एक लंबे समय तक आप अध्ययन नहीं करते तो आप देखेंगे कि आपके ज्ञान में कमी आ रही है, आप चीज़ों को भूल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लंबे समय तक वो अभ्यास ना करें तो आपने जो पारंगत हासिल की है, आप उसमें भी देखेंगे कि कमी आ रही है, आपकी कौशल क्षीण हो रही है ना। तो क्या मानव पूंजी निर्माण में जो मूल ह्रास है उसको कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए एक उम्र के बाद, एक समय के बाद आप में विस्मृतियाँ आने लगती हैं। आप कितना भी अध्ययन करें, चीज़ों में वो जो सटीकता होती है, वो जो पारंगतता होती है, वो एक उम्र जो एक होती है ना, एक आफ्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 60 के बाद रिटायर करना क्यों कर देते हैं? एक उम्र के बाद तो अनुभव और तजुर्बा बढ़ जाता है, उनको रखना चाहिए। नहीं, वो विस्मृतियाँ आ जाती हैं, फिजिकली जो नेचुरली प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हाँ, हम इसको समाप्त भले नहीं कर सकते मानव पूंजी निर्माण में मूल ह्रास को, लेकिन इसको कम किया जा सकता है निरंतरता के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। ठीक है, सामाजिक पूंजी को भी मानव पूंजी माना जा सकता है, मानव पूंजी माना जाता है। सामाजिक पूंजी क्या होता है? किसी भी देश की जो जनता है, वहाँ के बीच जो उनका आपसी भाईचारा है, उनका मित्रता है, उनमें जो आपसी सामंजस्य है, वो वहाँ की सामाजिक पूंजी होती है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग, सपोज आप उदाहरण लीजिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत धनाढ़ नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत व्यवहार कुशल है, और अगर किसी से पैसे लेने जाता है उधार, तो लोगों को इतना विश्वास है कि समय से दे देता है, जबान का पक्का इंसान है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को सब कोई दे देता है, वो किसी से भी कुछ भी मांग ले उसको मिल जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनाढ़ है, लेकिन अगर वो किसी से हेल्प मांगता है उसको नहीं मिलती। क्यों? इसका मतलब उसने मानव व्यवहार, जो एक मानव पूंजी उसने वो अर्जित नहीं की। उसने जो एक लोक व्यवहार है, उसने जो एक समाज में अपनी जो प्रतिष्ठा है, उसने वो नहीं बनाई है। तो अगर आप किसी से मित्रता, आप देखें किसी की डेथ हो जाती है, बहुत एक लंबी लाइन लगती है, बहुत सारे लोग निकल पड़ते हैं, किसी में कोई नहीं जाता। तो इसका मतलब वो व्यवहार कुशल नहीं था, उसने सामाजिक पूंजी अर्जित नहीं की। तो समाज में आप किसके प्रति कैसे रहे, आपका सामंजस्य कैसा था, आपका भाईचारा कैसा था, आपका मित्रता कैसी थी, ये आपकी एक पूंजी होती है। इसको बोलते हैं सामाजिक पूंजी, जो मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत ही आती है। ISPT 2019 में जो मानव पूंजी था, ये सामाजिक पूंजी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सकल पूंजी निर्माण क्या होता है। देखते हैं कि सकल पूंजी निर्माण क्या होता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बना होता है। स्टॉक, जो अस्थायी उपभोग की चीजें होती हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया, कच्चा माल की वस्तु हो गई, जैसे कि आप गेहूं ले लीजिए। मध्यवर्ती वस्तु हो गई, जैसे कि आप गेहूं से आटा बना लेते हैं। और अंतिम वस्तु जैसे कि आटा से ब्रेड बना लिया। तो दो चीजों से मिलकर बना होता है हमारा GCF, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण। तो स्टॉक प्लस GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में जैसे सड़क हो गया, भवन हो गया, मशीनें इत्यादि। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि सकल पूंजी निर्माण किससे मिलकर बना होता है, GCF इक्वल टू स्टॉक प्लस
GFCF। ओके, भारत की अर्थव्यवस्था में अभी जो सकल पूंजी निर्माण दर है वो कितनी 30%। और आपने देखा होगा कि भारत की जो सकल बचत दर है वो भी 30% है, निवेश दर भी 30% है। वैसे ही सकल पूंजी निर्माण दर भी हमारी कितनी है, 30% है। फिर अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि पूंजी का निर्माण 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला बचत का सृजन यानी बचत हो, दूसरा बचत का संग्रहण हो यानी वित्तीय सेविंग के रूप में, ठीक है, फाइनेंशियल सेविंग के रूप में उसका संग्रहण हो, तीसरा बचत का निवेश हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो निसंदेह किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का जो निर्माण है इन्हीं 3 तरीकों से ही किया जाता है। अगर हम बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में संबंध देखेंगे तीनों में क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारा बचत होगा, सेविंग होगा, तो उस सेविंग को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। बचत होगा तो निवेश होगा, निवेश होगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत होगा। इस प्रकार पूंजी का निर्माण हो रहा है। तीनों चीजें, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण, तीनों आपस में देखिए किस तरह संबंधित हैं। यानी बचत तो निवेश, निवेश तो उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता तो उत्पादन, उत्पादन तो रोजगार, रोजगार तो आय, आय तो बचत, बचत से फिर निवेश। ये आपका पूंजी निर्माण हो रहा है। और रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो समृद्धि दर बढ़ेगी। समृद्धि दर क्या होता है आगे आपको क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा सा इतना बता देती हूँ, किसी भी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का तेजी से जो उत्पादन होता है उसको हम बोलते हैं समृद्धि दर। अच्छा, समृद्धि दर जो होता है ना वो रोजगार युक्त भी हो सकता है और रोजगार विहीन भी हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि कोई घर है उसमें 2 लोग कमाते हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 परिवार हैं, 2-2, ठीक है, 2-2 लोग हैं। एक ये परिवार है जिसमें कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है, ये व्यक्ति भी 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर 40,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, 40,000 का। इनमें एक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, एक व्यक्ति कमा रहा है सिर्फ 40,000 के लिए, ठीक है। तो दोनों की जो इनकम है दोनों घरों की सेम है, 40-40। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोनों रोजगार युक्त हैं और यहाँ पे क्या है, समृद्धि दर समान है दोनों की, लेकिन यहाँ एक रोजगार विहीन है। तो यहाँ जो समृद्धि दर है क्या है, रोजगार विहीन समृद्धि दर है, और यहाँ क्या है, रोजगार युक्त समृद्धि दर। बस इतना अंतर होता है कि समृद्धि दर कभी ऐसा नहीं हो कि अगर कहीं समृद्धि दर हो रही है तो ये निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो रोजगार युक्त ही हो, कभी कभी समृद्धि दर रोजगार विहीन भी होती है, ठीक है। तो क्या अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण अत्यधिक आवश्यक। और पूंजी निर्माण किस तरह से होना चाहिए, भौतिक पूंजी निर्माण और मानव पूंजी निर्माण दोनों प्रकार की होगी, तभी वो अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे हम 2 टर्म समझने की कोशिश करते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अब आप एडवांस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। पहला टर्म है कि COR क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो, और दूसरा क्या है ICOR, वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे COR। जैसे कि शब्द अपने आप में है कि पूंजी उत्पाद अनुपात, अनुपात का तो आप समझते होंगे, अनुपात का मतलब होता है कि कोई भी चीज का रेशियो में होना, प्रतिशत में होना, बटे में होना। तो पूंजी यानी कैपिटल का, उत्पाद यानी आउटपुट के प्रतिशत में होना पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाता है। यानी उत्पाद और पूंजी का जो अनुपात है उसको पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात जो है वो पूंजी की उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। ये आप बड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझे बहुत नॉर्मल भाषा में, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करने में आपका जो आउटपुट है, आप जितना पैसा लगा रहे हैं, आउटपुट के रूप में कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं, ये आपका COR। जैसे पूंजी उत्पाद अनुपात का पूंजी की उत्पादकता में संबंध कैसा है, तीनों में संबंध कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझिए। जैसे देखिए आपने 2 रुपए लगाया, ठीक है, 2 रुपए लगाया और आपने 2 रुपए से 2 यूनिट से आपने 1 पेन तैयार किया, ठीक है। 2 रुपए लगाया फिर आपने 2 पेन तैयार किए, 2 रुपए लगाया और आपने 3 पेन तैयार किए। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है कि जब आपने 2 रुपए लगाया और 3 पेन तैयार किए, यानी आप कहीं 2 रुपए लगा रहे हैं, 2 रुपए लगाने के बाद आप 1 रुपए कमा पा रहे हैं, 2 रुपए लगा के आप 2 ही रुपए कमा रहे हैं, 2 रुपए लगा रहे हैं लेकिन आप 3 रुपए कमा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है, जहां आप 2 रुपए लगा रहे हैं लेकिन आप 3 रुपए कमा रहे हैं, है ना। ये मैंने अभी आपको कमाई के बेस पे बताया, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे बताया कि आप 2 यूनिट लगा के आप ये 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 2 यूनिट लगा के आप 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 3 यूनिट खर्च करके आप 2 यूनिट खर्च करके आप 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है कि जब आपने 2 यूनिट खर्च किए और 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया, अगर आप इनका प्रतिशत निकालें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका निकलेगा, पहले वाले का। यानी आप 2 रुपए लगाए और आपने 1 यूनिट पेन तैयार किया। आप जानते हैं कि जब आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं और जैसे 2/1 करेंगे इंटू 100 तो कितना निकलेगा, 200%। आप करेंगे 2 रुपए लगाया और आपने 2 पेन तैयार किए, 2/2 इंटू 100%। फिर आपने क्या किया, 2 रुपए लगाया और आपने 3 यूनिट पेन तैयार किया, तो 2/3 इंटू 100। सबसे कम रेशियो लास्ट में आपका निकलेगा, थर्ड वाले का निकलेगा, ठीक है। तो हमने देखा, जैसे हमने थर्ड कंडीशन में देखा 2 यूनिट लगाया और 3 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 2 रुपए लगाया और 3 पेन का हमने उत्पादन कर लिया, यानी इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 2/3, यानी हमारा निकलेगा 66 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो सबसे कम रेशियो किसका निकला, सबसे कम प्रतिशत किसका निकला, थर्ड वाले। तो हम देखते हैं कि जो सबसे लास्ट में जो हमने विकल्प लिया था कि हम 2 यूनिट खर्च किया और 3 यूनिट पेन का हमने उत्पादन किया, ये जो रेशियो 2:3 कैपिटल और आउटपुट का जो रेशियो, ये सबसे अधिक
उपयुक्त और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमारा अधिक पूंजी उत्पादकता को प्रदर्शित करता है। और जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था 2.2:1 का, वो सबसे कम पूंजी उत्पादकता को प्रदर्शित करेगा। सबसे अधिक पूंजी उत्पादकता कौन प्रदर्शित करेगा? 2:3। और सबसे कम पूंजी उत्पादकता कौन प्रदर्शित करेगा? 2:1। यानी हम यहां से ये स्पष्ट निकल के आ रहा है कि अगर हमारा पूंजी उत्पाद अनुपात ज्यादा है तो पूंजी की उत्पादकता हमारी क्या होगी? कम होगी। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात कम है तो पूंजी की उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, तो पूंजी का निर्माण कहाँ ज्यादा हो पाएगा? और अगर आप इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, तो पूंजी का निर्माण ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्योंकि अगर सपोज ये पेन है मार्केट, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, अगर ये पेन मार्केट में 10 रुपए का है, ठीक है, अगर मैं इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, चीज़ वही, हर चीज़ वही क्वालिटी, वही चीज़ मैं भी बेचने जा रही हूँ, लेकिन मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो है, मेरी कॉस्ट जो है वो 9 रुपये पड़ रही है। कोई और व्यक्ति से कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो 5 रुपये मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेच के 5 रुपये का अपना प्रॉफिट कमा रही है, और मेरा क्या है, मैं 9 रुपये मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, 1 रुपये प्रॉफिट कमा रही हूँ। हालांकि मेरी बिक्री उससे ज़्यादा ही हो जाए, सपोज उसने 10 पेन बेचे, मैं 50 पेन बेच लूँ, लेकिन फिर भी जो मेरी पूंजी निर्माण की जो क्षमता है वो तो कम है ना। जितना वो मैं 5 पेन बेच के खरीदूंगी, जितना मैं 5 पेन में प्रॉफिट कमाऊंगी, वो 1 पेन में कमा ले रहा है प्रॉफिट, है ना। तो आप यहां से एक और चीज निकल के आती है कि जिस कंपनी का जो COR होता है, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, वो कम होता है, उस कंपनी की साख बहुत अच्छी होती है। यानी वो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि ये जो कंपनी है, ये कम पूंजी निर्माण, अधिक मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता रखती है, ठीक है। कारण हमारा COR जितना कम होता है, वो उतनी अच्छी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है तथा पूंजी की उत्पादकता को उतना बढ़ाता है। तो COR की वैल्यू कभी शून्य नहीं हो सकती। यानी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे, तो आपका उत्पाद नहीं होगा। तो COR कभी शून्य नहीं हो सकता। COR की वैल्यू अगर 1 से कम है तो वो अच्छी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है तथा पूंजी उत्पादकता को बढ़ाता है। अगर COR की वैल्यू 1 से अधिक है तो वो अच्छी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता तथा संसाधनों के अपव्यय को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि COR अगर कम है तो किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी की जो साख है, उसकी गुडविल को बढ़ाता है, उसको अच्छा प्रदर्शित करता है। यानी ये माना जाता है कि ये संसाधनों का अपव्यय कम करते हैं और कम इन्वेस्टमेंट करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ICOR क्या है। COR और ICOR में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, सेम चीज है। बस यहां पर क्या होता है, ICOR में हम क्या करते हैं कि जितना कुल उत्पादन हुआ, तो कुल उत्पादन में एक अतिरिक्त यूनिट के उत्पादन में कितना खर्च हुआ, कितना अतिरिक्त पूंजी लगी, वो हमारा होता है ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी आप समझ लीजिए, सपोज ये पेन है, हमने पेन, ये 5 पेन है, हमने 5 पेनों का उत्पादन हमने किया 10 रुपए में, ठीक है। तो एक पेन कितने का पड़ रहा है? 2 रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर अभी तो हमने बल्क में इसका उत्पादन किया, 5 पेन इकट्ठे उत्पादित कर लिए, अगर हम इसी पेन को अकेले उत्पादित करते तो इसका रेट अगर 4 रुपए पड़ता, ठीक है। अगर अकेले उत्पादन करने में 4 रुपए पड़ रहा है और बल्क में करने में 2 रुपए पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा फायदा प्रॉफिट क्या है कि बल्क में चीजों में प्रॉफिट मिलता है। आप ऐसे देखिए कि जैसे कोई 2 लोग हैं, खाना घर में बनता है 2 लोगों के लिए खाना बन रहा है, और 2 लोग आराम से खाना खाने जैसे ही बैठते हैं, 2 लोग और आ जाते हैं, अब 4 लोग हो गए। अब उन दोनों के लिए फिर से खाना बनेगा, तो फिर से वही प्रोसेस होगी, वही बर्तन जो आप साफ करेंगे, जो सर्फ यूज करेंगे, वो खाना, तेल, आटा, दाल, मसाला, गैस, जितनी सारी प्रोसेस आपने फिर से रिपीट किया, और जो बजट था, जो संसाधन थे, उसका अपव्यय क्या हो गया? बढ़ गया, डबल हो गया। अगर वो 2 लोग पहले आ जाते, 4 लोगों के लिए पहले ही खाना बन जाता एक साथ, तो क्या हो जाता? जो संसाधनों का जो अपव्यय हो रहा था, हम उस अपव्यय से क्या होते? बच जाते। आपने घर में अमूमन सुना होगा कि आप खाना खा रहे होते हैं, और अगर घर में या मम्मा जो भी आपके यहाँ खाना बनाते होंगे, अगर आपने बाद में बोला कि मुझे भूख लगी थी, और अगर वो खाना जस्ट गैस सब चीजें ऑफ करके आई ही है खाना कंप्लीट करके, और आपने बोला मुझे भूख लगी है, कुछ थोड़ा 10 मिनट आप लेट, आपको क्या बोलेंगे? 2 मिनट पहले नहीं बना सकते थे? अभी बना रही थी तुम्हारे लिए भी, है ना। तो यहाँ पे उन्हें पता है कि संसाधनों का अपव्यय होगा, फिर से मैं जाऊंगी, गैस जलाऊंगी, फिर से वही प्रोसेस, फिर से उतना इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक तरह से उनको पता है इनडायरेक्टली, हालांकि वो इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोलती, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में बोल रही होती है ना। तो ICOR जितना कम होगा, आप देखेंगे पूंजी की उत्पादकता उतनी बढ़ती है, ठीक है। कम ICOR अच्छी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। यानी अगर आप किसी पर कैपिटल, अगर आप सिंगल पेन का भी उत्पादन 2 रुपए में आपका पड़ रहा है, अगर सिंगल उत्पादित करते हैं तो भी आपको ये उतने का ही पड़ रहा है, ये थोड़ा बहुत हेरफेर हो रहा है 19-20 का, तो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप इसका बल्क में जब उत्पादन करते हैं तो भी महंगा पड़ता है, और सिंगल करते हैं तो भी महंगा पड़ता है, तो आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता। भारत में यही है कि ICOR जितना आपका कम होगा, अर्थव्यवस्था के लिए वो उतना अच्छा होता है, ठीक है। COR हो या ICOR हो, दोनों अगर कम है तो अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाती है तथा पूंजी निर्माण की उत्पादकता उतनी बढ़ जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि 2011 से 14 के बीच में जो ICOR था भारत का, वो 5.5 था 2011 से 14 के बीच में, तथा 14 से 19 के बीच में 4.5 हो गया। यानी 5.5 का मतलब कि हम 5.5 यूनिट जब खर्च करते थे, पूंजी लगाते थे, तो 1 यूनिट उत्पाद हम तैयार करते थे। तो भारत में COR और ICOR बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि भारत में महंगाई बहुत ज्यादा है और भारत की जो इकोनॉमी है वो अभी इतनी नहीं बढ़ पा रही है। तो इसका कारण क्या है? आधारभूत संरचना का अभाव है भारत में, कौशल विकास की कमी है, अत्याधुनिक तथा उच्च तकनीकियों का अभाव है।
यही चीज़ें होती हैं जो हमारे COR और ICOR कम हो गए या ज़्यादा इसको निर्धारित करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं बचत, सेविंग, ग्रोथ रेट, समृद्धि दर तथा ICOR में अगर हम संबंध निकालें तो एक अर्थशास्त्री हुए हैं, दो अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है हेराल्ड और डोमर। तो हेराल्ड और डोमर ने एक फॉर्मूला दिया, हेराल्ड डोमर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया G = S/C। G आपका रिप्रेजेंट करता है समृद्धि दर, ग्रोथ रेट को, जहां पर S आपका रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस सेविंग को, और C आपका ICOR तथा COR को प्रदर्शित करता है। तो भारत में हम देखते हैं कि सकल जो बचत है, ग्रॉस सेविंग है, वो कितनी है हमारी G = S/C, यानी ग्रोथ रेट = S अगर हम 30 मानते हैं, मतलब अगर हमारा भारत में जो सकल बचत है वो 30% है, 30/4% जो हमारा COR है उसको लेते हैं, तो G = 30/4 अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 7.5% आता है, यानी भारत की जो समृद्धि दर है वो कितनी है, 7.5% है। तो भारत की इकोनॉमी को अगर हमें 3 ट्रिलियन से 5 और 5.5 ले जाना है तो हमें या तो बचत पे ध्यान देना होगा, या फिर बचत को बढ़ाना होगा, या फिर ICOR को कम करना होगा। तो ICOR अगर आपका इन्वेस्ट करेंगे तो ICOR बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर आप बचत बढ़ाने पे अगर अधिक फोकस सरकार करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल सेविंग ही बचे, हो सकता है वो फिजिकल सेविंग हो। भौतिक बचत अगर बढ़ेगी तो काले धन का सृजन होगा, क्योंकि जो भौतिक बचत होता है वो एक लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में चलायमान नहीं होता है। अगर आपने घर के लिए जो लोग सोना चांदी खरीद के रख लेते हैं, कहाँ वो अर्थव्यवस्था में यूज़ करते हैं, वो रख लेते हैं, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहते हैं कि मेरी अब ये पहनेगी, अब वो पहनेगी, मेरी बहू पहनेगी, बहू के बाद ये पहनेगा, वो पहनेगा, है ना। तो लेकिन जो अर्थव्यवस्था में चलायमान संपत्ति होती है, जो आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक शेयर मार्केट में लगा दिया, या फिर बीमा, बॉन्डिंग, जहाँ भी आप बॉन्ड जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था में चलायमान जो होती है तो उससे अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, उससे समृद्धि दर बढ़ती है, GDP बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो समृद्धि दर बढ़ाने के लिए सिंपल सा है कि G = S/C। तो अगर हमें समृद्धि दर बढ़ाना है तो हम S की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, C की वैल्यू को कम कर देते हैं, इससे कर देते हैं। अगर हम बचत नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा जो C है, जो COR है, वो कम हो जाए, है ना। दो ही कंडीशन में भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से आगे ग्रो कर सकती है। अगर हम बचत बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि बचत बढ़ेगा तो जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल सेविंग हो, भौतिक बचत हो सकता है, उससे काला धन होगा, वो तो और खतरनाक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम COR को कम करने की कोशिश करते हैं। तो सरकार COR को कम करने की कोशिश करिए। अब COR को कम करने के लिए क्या करना होगा, हम देखते हैं कि COR क्यों बढ़ता है। COR अगर कहीं बढ़ रहा है, COR अधिक है, तो उसका रीजन क्या होता है, वहाँ आधारभूत संरचनाएं अच्छी नहीं है, कौशल विकास नहीं है, अत्याधुनिक या उच्च तकनीकियां नहीं है। तो हमें इन्हीं चीज़ों में फोकस करना है कि हमें आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है, हमें उच्च तकनीकियों का निर्माण करना है, हमें कौशल विकास का निर्माण करना है। यही रीजन है कि भारत सरकार जो है वर्तमान में कौशल विकास की योजनाएं चला रही हैं, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर रही है, और उससे संबंधित बहुत सारी स्कीम चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना, राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं, इनके द्वारा हमारा आधारभूत संरचना और कौशल विकास मजबूत होगा, कौशल विकास अच्छा होगा, आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, अत्याधुनिक तकनीकों का विकास होगा, और जिसके कारण हम अपना जो COR है, ICOR है, उसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं और हमारा समृद्धि दर बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि अगर कि हमारा बचत अभी भी 30% रहता है, लेकिन जो हमारा ग्रोथ रेट था वो जो 4 से अगर हम उसको 2% कर देते हैं, ठीक है, तो 30.2 तो कितना हो जाएगा, 15%। तो देखिए हमारा ग्रोथ रेट जो 7.5% था वो 7.5 से डायरेक्ट 15% आ गया। कैसे आ गया, सेविंग अभी भी उतनी है, हमने ICOR और COR को कम कर दिया। तो ICOR COR अगर किसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है तो वो अच्छी अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता। COR या ICOR जितना कम होगा, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाएगी, अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पाद का निर्माण उतना ज़्यादा होता है। अगर COR कम है तो अर्थव्यवस्था अच्छी है, COR ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था कम अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था के लिए कम अच्छा माना जाता है। और COR और ICOR का हमने बता दिया कि बहुत शॉर्ट में यही मतलब होता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, और उतना जितना इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाया उत्पादन में, और उसके बाद जो पूंजी का निर्माण हो रहा है, वो जितनी पूंजी आपने इन्वेस्ट की उसके परिप्रेक्ष्य में कितना आप पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। यानी अगर आप किसी बिजनेस में 10 रुपये लगा रहे हैं और 10 रुपये लगाने के बाद आपने वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो जितने रुपए कमाए, तो कितने रुपए कमाए, पर वस्तु का क्या मूल्य रहा, ये होता है आपका ICOR और COR। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ऐड करके एक्सप्लेन कर दूं। अगर नहीं है कोई बात